हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हमने प्राचीन भारत पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज से हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे मध्यकालीन भारत पर, जिसका टाइम पीरियड है 750 से 1750 ईस्वी। और इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे पूर्व मध्यकालीन भारत, जिसका टाइम पीरियड है 750 से 1206। इस समय पे विभिन्न लोग जो राजनीति में आए वो अपने लिए राजपूत कहलाते थे, वो उसी के नाम से जाने जाते थे। जानेंगे उनका परिचय, उनकी उत्पत्ति का सिद्धांत। फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत आती है। दिल्ली सल्तनत 1206 से और 1526 ईस्वी के बीच, जिसमें हम पढ़ेंगे गुलाम वंश, खिलजी, सैयद लोधी। दक्षिण भारत के हम इसी टाइम पर दो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। बहमनी साम्राज्य 1346 ईस्वी में हसन बहमान शाह द्वारा स्थापित किया गया था और विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी में हरि और बुक्का द्वारा स्थापित किया गया। इसमें कई सारे वंश मिलते हैं, कई सारे। तो इसमें संगम, सुलभ, तुलुभ, अरिवेडु मिलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे मुगल काल और विभिन्न शासक, वहाँ की राजनीति, कला, संस्कृति। और उसके बाद एक टॉपिक मध्यकाल में ही आता है, भक्ति एवं सूफी आंदोलन। अब हम बात करते हैं पूर्व मध्यकालीन भारत में जो राजवंश आए और जो अपने को राजपूत पदवी धारण करते थे उनके बारे में। यहाँ पे मैंने कुछ बनाए हैं कि यहाँ पे चालुक्य थे, यहाँ पे चौहान थे, यहाँ पे गहरवाल वंश था, यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार था, यहाँ पे चंदेल, यहाँ पे कलचुरी, और यहाँ पे पाल और सेन और राष्ट्रकूट। अब बात करते हैं हम पूर्व मध्यकालीन भारत में, हम जानेंगे इनका परिचय। दूसरा, राजपूत वंश एवं उनकी उत्पत्ति के सिद्धांत। तीसरा, कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल थे। चौथा, इनकी राजनीति व्यवस्था, जिसमें सामंती तत्व आ गए थे, ब्राह्मण अधिकारी, इनको भूमि दान दी जाती थी और वही खेती, किसानी, कृषि करते थे। फिर आगे बात करेंगे हम इनके धर्म दर्शन पर, धार्मिक व्यवस्था और इनकी अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में। अब बात करते हैं हम परिचय की। तो गुप्तोत्तर काल में हमने पढ़ाया था हर्ष के काल, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 8वीं शताब्दी के मध्य में एक बार फिर बहुसंख्यक राज्यों का उद्भव हुआ। इस काल में अभी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं रही जो एक सूत्र में सभी राज्यों को एक साथ बांधे रख सके। इन स्वतंत्र राज्यों के शासक खुद को राजपूत कहते थे, जिन्होंने 750 से 1300 ईस्वी तक शासन किया। एक अर्थात एक दृष्टिकोण के तहत इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। इस समय के महत्वपूर्ण राजवंशों की हम बात करें तो ये है। बात करें इनकी राजधानी और इनके शासन के बारे में, जान लेते हैं कि किसने इनकी स्थापना की। पहला है गुर्जर प्रतिहार वंश। ये आपको गुजरात से और यूपी तक इनका फैलाव मिलता है। और इनकी जो राजधानी थी वो थी, पहली राजधानी थी उज्जैन और दूसरी थी कन्नौज। पहली और ये दूसरी। गुर्जर प्रतिहार वंश का यदि शासक या संस्थापक की हम बात करें तो इनका संस्थापक था हरिश्चंद्र। बात करते हैं गहरवाल वंश। ये आता था आपके उस समय पे यूपी, उत्तर प्रदेश में। और गहरवाल वंश की राजधानी थी वाराणसी। और गहरवाल वंश का जो शासक था वो था चंद्रदेव गहरवाल। तीसरे की बात करते हैं हम पाल वंश। पाल वंश था, पाल और सेन ये दोनों बंगाल में थे। तो पाल वंश की हम राजधानी की बात करें तो इनकी दो राजधानी थी। पहला था मुददगिरी और दूसरा था वारेंद्री। और इनका जो शासक था, शासक की बात करें तो इनके शासक थे सामंत सेन और विजय सेन। एक बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, इनका क्रम पूछा था कि हाँ इनका क्रम क्या था। सेन वंश की हम बात करें तो सेन वंश की राजधानी भी आपकी वारेंद्री थी। और सेन वंश का जो शासक था वो था गोपाल।
इस समय का सबसे पहला निर्वाचित राजा कहा जाता है इसको, निर्वाचित राजा। अब बात करते हैं हम चौहान वंश की। ये चौहान वंश आपका राजस्थान से दिल्ली तक आता था और इसकी राजधानी थी शाकंभरी। इसकी भी दो राजधानी थी, शाकंभरी और दूसरा अजमेर। और इनका चौहान वंश का जो राजा था वो था अजयराज या वाकपति, इसको कहा जाता था। बात करते हैं चंदेल वंश। ये था आपके आज के बुंदेलखंड एरिया में, यूपी एमपी में पड़ता है। और चंदेल वंश की राजधानी की हम बात करें तो बुंदेलखंड एरिया में ही है। पहली थी इनकी राजधानी महोबा और दूसरी थी इनकी राजधानी खजुराहो। इनके हम शासक की बात करें तो संस्थापक था इनका ननु और यशोवर्मन। बात करते हैं परमार वंश की। तो परमार वंश आपका कहाँ था, गुजरात से और एमपी तक फैला हुआ था। और यदि हम इसकी बात करें इनकी राजधानी की, परमार वंश की, तो इनकी भी दो राजधानी थी। पहले को बोलते थे धारा और दूसरे को बोलते थे भोजपुर। और परमार वंश का जो संस्थापक था वो था उपेंद्र और दूसरा था यक। थर्ड इसको कहते हैं। बात करते हैं चालुक्य या सोलंकी वंश। ये आज के आपके गुजरात के में था और इसकी राजधानी थी अहिनलवाड़। अहिनलवाड़। और इसका जो संस्थापक था वो था आपका मूलराज। अब बात करते हैं कलचुरी वंश। इसकी राजधानी थी आपकी त्रिपुरी एमपी में और इसका जो शासक था वो था गंगदेव। ठीक है, ये हो गया आपके राजवंश। ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है कि इनकी राजधानी क्या थी या इनके शासक का नाम क्या था। अब बात करते हैं हम इसी के दूसरे टॉपिक की, जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ सिद्धांत दिए गए थे। तो राजपूत वंश की उत्पत्ति, राजपूत वंश की उत्पत्ति के सिद्धांत। आरओ का पेपर है, आरओ यारो का, इसलिए छोटी से छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उत्पत्ति का सिद्धांत। यदि हम राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत की हम बात करें तो ये पूर्व मध्यकाल में शासन करने वाले ज्यादातर शासक अपने लिए राजपूत पदवी का इस्तेमाल करते थे। राजपूत शब्द देखो प्राचीन भारत में तो देखने को नहीं मिलता है। तो इससे आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर उत्पत्ति का सिद्धांत इस वजह से आया कि राजपूत कौन थे, उनकी उत्पत्ति क्या थी। यह सभी बातें इतिहास में चर्चा का विषय बनी रही। तो इस संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। जैसे हम बात करते हैं पहले नंबर पर गौरीशंकर ओझा। ओझा और एक थे हीरा चंद्र ओझा। इन्होंने कहा कि इनकी जो उत्पत्ति हुई राजपूत की वो ब्राह्मण से हुई थी। ब्राह्मण से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया, गौरीशंकर ओझा और हीराचंद्र ओझा ने। आगे बात करते हैं, आगे दिया डी आर भंडारकर। डी आर भंडारकर की हम बात करते हैं तो इन्होंने कहा कि क्षत्रियों से उत्पत्ति हुई। क्षत्रियों से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया, डी आर भंडारकर का। इन्होंने कहा कि क्षत्रिय जो भी
जो भी क्षत्रिय उन्होंने जो अपने राज्य स्थापित किए वो खुद के से पद विधारण करते थे राजपूत वंश की। अब हम बात कर रहे हैं, आता है ईश्वरी प्रसाद और जनरल कनिंघम। ये बात करते हैं विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत, ये देते हैं विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। आगे हम बात करते हैं, एक आता है अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का सिद्धांत, इसकी चर्चा हमें मिलती है अग्निकुंड के सिद्धांत की पृथ्वीराज रासो से। कहाँ से मिलती है? पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो किसका ग्रंथ है? ये आपका चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई। ठीक है। ये अग्निकुंड के सिद्धांत में बोला जाता है कि अरावली पर्वतमाला श्रृंखला में एक यज्ञ हुआ, विशिष्ट यज्ञ हुआ अरावली में, राजस्थान। और इस यज्ञ में शामिल होने वाले शासक ही राजपूत कहलाए, जैसे पाल, प्रतिहार और चौहान और चालुक्य। पाल, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान, यहाँ से यज्ञ हुआ और इस यज्ञ में शामिल होने वाले व्यक्ति, राज्य ही और वहाँ के लोग ही राजपूत कहलाए। आगे बात करते हैं, लेकिन यदि बात करें तो सर्वाधिक जो लोकप्रिय मत है, सर्वाधिक लोकप्रिय मत है मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत। जो विद्वानों ने सर्वसाधारण से ये बात मानी कि मिश्रित उत्पत्ति के सिद्धांत को दिया, इसका कोई एक मानने वाला नहीं था। ये कहते हैं कि जो भी राजनीति में आए तो राज्य स्थापित किए, वो सब राजपूत कहलाए, चाहे वो ब्राह्मण थे, चाहे वो क्षत्रिय थे, चाहे वो वैश्य थे, और चाहे वो कबीलाई समुदाय थे, कबीला समुदाय या शूद्र बोल सकते हैं, और एक चाहे वो विदेशी थे। यानी जो भी विदेशी, जो भी भारत की धरती पे इस समय जिन लोगों ने भी अपने राज्य स्थापित किए, शासकों ने, वही राजपूत कहलाए। अब बात करते हैं हम अगला इसी में, कन्नौज प्रतिपक्ष से बहु प्रभुत्व के लिए संघर्ष। कन्नौज पर प्रभुत्व के लिए संघर्ष। ये इसी समय हुआ था। हर्ष के काल में कन्नौज संप्रभुता का प्रतीक था। जो भी उत्तर भारत में शक्तिशाली शासक हुआ करता था, उसके लिए कन्नौज पर शासन करना एक प्रतिष्ठा का प्रश्न था, क्योंकि गंगा घाटी में कृषि, व्यापार, वाणिज्य आदि संसाधनों पर नियंत्रण उसका होता था। दूसरा, कन्नौज का एक सामरिक महत्व भी था, और इसी वजह से तीन राजवंश कन्नौज के प्रभुत्व को लेकर के आपस में लड़ते रहे, और वो थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। हम इसका मैप बनाते हैं। यहाँ हम मान लेते हैं कन्नौज था, और इस कन्नौज पर ही यहाँ से गुर्जर प्रतिहार, और यहाँ से राष्ट्रकूट, और यहाँ से पाल, आपस में इन्होंने कन्नौज पर उत्तराधिकार के लिए 200 वर्षों तक
युद्ध लड़ते रहे आपस में। बात करें आखिर में, तो आखिर में विजय होती है गुर्जर प्रतिहारों की। विजय इन्हीं की होती है, गुर्जर प्रतिहारों की। अब बात करते हैं पूर्वकालीन यानी राजनीति की, चौथा टॉपिक। राजनीति की हम बात करें तो इस समय पर राजनीति वैसे ही जो पहले चली आती थी, लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं तो एक तरफ राजतंत्रात्मक था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी जिसमें वही केंद्र में शक्तिशाली राजा, उसके साथ मंत्री, और दूसरा सामंती राजनीति। सामंती राजनीति, तो ये राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजाओं ने वो अनुदान दिया। किसे दिया? वही ब्राह्मण मंदिर अधिकारी, और वही अनुदान भोगी ही कौन कहलाए? ये सामंत कहलाए। अब बात करते हैं ये अनुराजतंत्रात्मक व्यवस्था में, तो यह व्यवस्था अभी जानी गई राजतंत्र किसके तहत, बड़े बड़े राज्य, राजनीति के शीर्ष पर वही बड़े राजा हुए तो होते थे, केंद्र में उनके साथ मंत्री, उच्च अधिकारी, शासकीय सुविधाओं के लिए इन्होंने अपने प्रशासन को वही केंद्र, आगे राज्य, जिला और ग्राम में बांट दिया था। बात करें तो सामंतीवादी तो राजपूतों की राजनीतिक संरचना वैसे ही सामंती तत्वों पर आधारित थी, अभी बताया था। इसके तहत राज्य राजा विभिन्न वर्गों, जैसे होगा आपका ब्राह्मण, मंदिर अधिकारी, इनको भूमि दान देते थे। अनुदान भोगियों को, ये अनुदान भोगी जो थे, इन्हें अपने क्षेत्र से में कानून व्यवस्था बना कर रखना, सैनिक प्रशासन और राजस्व, सभी अधिकार थे। ये समय समय पर राजा को नजराना भेंट करते थे, यानी राजस्व। ये व्यवस्था स्टार्टिंग में तो कार्य अच्छा करती रही, लेकिन बाद में ये सामंत आपस में मिल करके राजा के खिलाफ युद्ध और षड्यंत्र रचते थे। इस तरीके से ये आपका हो गया राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक बात व्यवस्था की बात करते हैं हम समाज की, तो पूर्व मध्यकालीन समाज, इस समाज में पहले इस समाज की अपेक्षा गिरावट दिखाई देती है, जिसे हम निम्न आधार पर देख सकते हैं। इस समय एक है कलहण। कलहण चर्चा करते हैं कि इस टाइम ब्राह्मणों से 36 और वैश्यों से 64, शूद्रों से 100 से अधिक जाति बन गई। इसमें छुआछूत की भावना आई समाज में। छुआछूत की भावना इस समय आ गई। बात करें सती प्रथा, इस टाइम पे प्रचलित थी। महिलाओं की स्थिति भी में गिरावट दिखाई देती है। महिलाओं की स्थिति में गिरावट, एक जौहर प्रथा इसी में आती है। जौहर प्रथा, जौहर प्रथा के तहत स्त्रियां अपने पतियों के मारे जाने के बाद युद्ध में सामूहिक रूप से उनकी चिता में कूद जाती थी। यह हो गया आपका समाज। हम बात करते हैं राजनीतिक अर्थ, वो यहाँ की अर्थव्यवस्था की। टॉपिक छठा है इसका , अर्थव्यवस्था।
अर्थव्यवस्था की बात करें तो पूर्व मध्यकाल की जो अर्थव्यवस्था में यदि देखा जाए तो मोटे तौर पर दिखाई दे वो गिरावट दिखाई देती है, क्योंकि कृषि को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी क्षेत्रों में इस टाइम गिरावट दिखाई देती है। दूसरा, कृषि में गिरावट इस वजह से नहीं दिखाई देती कि भूमि अनुदान के कृषि क्षेत्र में वृद्धि की उन लोगों ने, विभिन्न अनुदान भोगियों जैसे मंदिर ब्राह्मण अधिकारी व्यापारी नई जमीनों पर कृषि कार्य कराए गए। यानी बात करें तो विदेश वो व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य में गिरावट दिखाई देती है। हम कृषि की बात करें, कृषि में वृद्धि आपको दिखाई देती है। कृषि में वृद्धि इस टाइम पे कुछ प्रचलित थी, जैसे बोल कुछ प्रथाएं, जैसे सिंचाई के लिए उस टाइम पे अर्घट ओब्लिक घटीय तंत्र, यानी कुएं से पानी निकालने के लिए। ये आपका आईएएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसका अर्घट या घटीय तंत्र का मतलब क्या है। इसी तरह दक्षिण भारत में, ये उत्तर भारत में कुओं से पानी निकालना। आगे हम बात करते हैं इसी को दक्षिण भारत में एनीकट। अब आगे पूछ लीजिए एनीकट का मतलब क्या है। एनीकट को तालाब भी बोलते हैं, तालाबों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। यदि यहाँ पर कृषि बेहतर हुई तो कृषि की वजह से जो शूद्र थे, शूद्रों के जीवन में उत्थान दिखाई देता है। बात करें जो लंबी दूरी का व्यापार था, व्यापार में इस टाइम पे गिरावट दिखाई देती है। यह काल अर्थव्यवस्था के पतन के रूप में जाना जाता है, इस तरीके से बोल सकते हैं। इसी प्रकार पूंजी बाजार का भी पतन दिखाई देता है। इस काल को बात करें तो नगरीकरण के पतन से भी जोड़कर देखा जाता है। लेकिन यदि हम समग्र दृष्टिकोण से बात करें तो एक तरीके से ये बोल सकते हैं ये बंद अर्थव्यवस्था का काल था। अब हम बात करते हैं, छठा हो गया। अब आता है सातवां टॉपिक इसका, पूर्व मध्यकालीन राजपूतों की भाषा और साहित्य का विकास हुआ इस टाइम पर। भाषा साहित्य की बात करें, पूर्व मध्यकालीन जो इस काल था स्थानीय भाषा और साहित्य के विकास का काल माना जाता है। इस काल में मौलिक कृतियों का सृजन न होकर ज्यादातर टीकाओं को लिखा गया। तो हम एक एक करके देखते हैं कि हाँ कौन कौन से। पहले देखते हैं संस्कृत साहित्य से संबंधित, संस्कृत साहित्य से और उनका लेखक। तो पहला है नेषद चरित। नेषद चरित के लेखक थे श्रीहर्ष। आगे बात करें रामचरित, रामचरित के लेखक थे संध्या का नंदी। आगे हम बात करें नित्य विक्रमादित्य। तो इसके लेखक थे मम्मट। अब हम बात करते हैं संगीत ग्रंथों की। संगीत ग्रंथ, संगीत ग्रंथों में पहला आता है संगीत मकरंद। संगीत मकरंद के जो लेखक थे वो थे नारद। आता है मानसो उल्लास।
मानसो उल्लास के लेखक थे सोमेश्वर ठाकुर। और तीसरा है संगीत रत्नाकर। इसके थे सारंगदेव। ठीक है। इतिहास के और प्रमुख ग्रंथों की बात करते हैं हम। तो बात करें इसमें इतिहास के ग्रंथ, अन्य ग्रंथ। इतिहास के अन्य ग्रंथों में बात करें तो हर्षचरित। हर्षचरित किसने लिखा? बाणभट्ट ने। दूसरा नेशम चरित किसने लिखा? नेशम चरित लिखा पद्मगुप्त ने। रजत रंगनी। रजत रंगनी लिखा कल्हड़ ने। और एक है पृथ्वीराज रासो। पीछे देखा तो पृथ्वीराज रासो लिखा चंद्रप्रदाय ने। यदि यहाँ से क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ के धर्म की। अभी हमने पढ़ा सब भाषा और साहित्य। अब आप हम पढ़ते हैं धर्म, यहाँ की धार्मिक व्यवस्था। धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो इस टाइम पर ब्राह्मण धर्म तो अपनी वो आगे की तरफ अग्रसर था। ब्राह्मण धर्म जिसमें शैव और वैष्णव धर्म अपने आगे प्रचार प्रसार जारी रखे हुए थे। बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में इस टाइम पे गिरावट दिखाई देती है। और हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म अपने सामान्य स्थिति में चला आ रहा। बौद्ध धर्म की हम बात करें तो इस टाइम पे बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म की चुनौती मिलने लगी। अवतारवाद शंकराचार्य की चुनौती, बाह्य तुर्की आक्रमण जैसे हुआ तो बौद्ध धर्म के जो आधारभूत सिद्धांतों में परिवर्तन होने लगा। उसमें अब बुराई आने लगी थी, व्यापार का पतन होने लगा। इससे बौद्ध धर्म को संरक्षण देना बंद कर दिया। जैन धर्म अपने सामान्य स्थिति में बना और ब्राह्मण धर्म में शैव और वैष्णव जो दो धर्म थे वो आगे की तरफ दिखाई देते हैं। इनकी जानकारी के स्रोतों की हम बात करें, यहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं की गई थी। जैसे इनके कुछ संप्रदाय थे। पहला था पशुपत संप्रदाय। पशुपत संप्रदाय थे, इसके संस्थापक थे लकुलिस। आगे बात करें तो लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक थे पल्लव प्रभु। पल्लव प्रभु प्लस वासव। ये वासव कहाँ थे? कलचुरी वंश के। कलचुरी वंश कर्नाटक के मंत्री थे। उन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की। यह एक रेडिकल यानी उत्कट संप्रदाय भी कहा जाता है, जो जाति पाति छुआछूत ऊंच नीच का विरोध करता था, महिला सामंत की वकालत करता है। लिंगायत संप्रदाय, इस संप्रदाय ने स्थानीय भाषा में अपना प्रचार प्रसार किया। इससे ही कन्नड़ जैसी भाषाओं का विकास हुआ। यह मुख्यतः दक्षिण भारत में ही लोकप्रिय था। अब बात करते हैं तीसरा नाथपंथी। इनका कोई संस्थापक तो नहीं था, लेकिन भगवान शिव को एक अन्य नाम से जाना जाता है। इसमें नौ नाथों की संकल्पना मिलती है, जिसमें शिव भी एक थे।
जैसे मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, कांटो नाथों में काफ़ी चर्चित थे, जो अपने शरीर पर भस्म लपेटते थे, योगी क्रियाओं पर बल देते थे। नाथ संतों और सूफियों, नाथ और जो सूफी संत हम आगे पढ़ेंगे, उनके आपस में निकटवर्ती संबंध थे। जैसे निजामुद्दीन औलिया और चिश्ती संतों के नाथों से अच्छे संबंध थे। उस टाइम पे बौद्ध धर्म की हम बात करें, वो बौद्ध धर्म भी अपना वज्रयान, तंत्र और तंत्रयान और काल वक्र में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बात करते हैं, अगला टॉपिक धार्मिक व्यवस्था होगा और दार्शनिक संप्रदाय क्या कौन कौन से थे। नो में हम देखते हैं दार्शनिक संप्रदाय। दार्शनिक संप्रदाय की बात करें, भारत विभिन्न मतन अभी हम बात करें तो विभिन्न मत मतांतरों का देश रहा है। यहाँ वैदिक काल से आगे के कालों तक तमाम दार्शनिक विचारधारा विकसित हुई, जैसे हमने उस टाइम पे देखा था। जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म जहाँ से निकले, ये वैदिक दर्शन था, तर्क दर्शन था। तो हम आगे इसमें दार्शनिक संप्रदाय में हम देखते हैं, पहला था न्याय दर्शन। षट दर्शनों में न्याय दर्शन पहला है। इसके जो प्रणेता थे वो थे गौतम। ये ईश्वर एक है, ईश्वर कालिका का जो का लेखक है कृष्ण, ये दर्शन प्रथा की वो काफी बल देता है। और यही एक पंक्ति भी यहाँ पे लिखते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, पत्थर पर धुआं है इसलिए पर्वत पर आग है। दूसरा हम बात करें वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन की हम बात करते हैं तो इसके प्रतिपादक थे कपिल मुनि। जो बात करें हम सतगुण, रजगुण, तमगुण, वो इसी में ये एक द्वैतवादी दर्शन बोल सकते हैं इसको, यानी एक भौतिकवादी दर्शन है जिसमें परमाणु जैसी शक्तियों पर विचार किया गया है। जैसी शक्तियों पर चिंतन किया गया है। आगे बात करें योग दर्शन। एक है सांख्य, सांख्य की बात करें, सांख्य दर्शन ये थोड़ा गलत हो गया आपका यहाँ पे। ये कब वैशेषिक दर्शन के जो थे, वैशेषिक दर्शन के जो प्रेरणादायक थे, प्रतिपादक थे, वो थे उलूद कणाद। उलूद कणाद। और सांख्य दर्शन के जो थे वो थे कपिल मुनि। और इसी में सांख्य दर्शन में ही आता है सदगुण, रजगुण, तम गुण की बात जो चर्चा होती है। सदगुण, रजगुण और तमोगुण वो यहीं से निकलते हैं। ये की बात करें योग दर्शन। योग दर्शन के कौन थे? पतंजलि प्रतिपादक। ये योगी का श्वास अभ्यासों पर बल देते हैं। बात करते हैं आगे मीमांसा। मीमांसा में हम बात करते हैं, एक आता है पूर्वी मीमांसा और एक आता है उत्तर मीमांसा। पूर्वी मीमांसा के प्रतिपादक थे जेमनी और उत्तरी मीमांसा के थे वादनारायण। इसमें पूर्वी मीमांसा हम बात करें तो वैदिक धार्मिक क्रियाकलाप कर्म कांडों पर बल दिया गया है। कर्म कांडों पर बल।
यज्ञ कर्मकांडों द्वारा मुक्ति की बात करता है। मुक्ति की बात करता है। ये बाद उत्तर मीमांसा, वाद नारायण, ये वैदिक परंपरा के जो उपनिषद प्रणाली है, उपनिषद प्रणाली के नजदीक है। नजदीक है। इसमें कई दर्शन हुए जिन्होंने सत्ता एवं तत्व के अपने अपने ढंग से परिभाषित किया, जिसमें शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य आते हैं। यदि हम उनकी व्याख्या करें तो यहाँ पे देख लेते हैं उनके बारे में। बात करते हैं माधवाचार्य, शंकराचार्य। फिर बात करते हैं हम रामानुजाचार्य की। आगे बात करते हैं हम निम्बकाचार्य। निम्बका। निम्बकाचार्य के बाद आते हैं वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य के बाद आते हैं चैतन्य महाप्रभु। ये आते हैं आपके उत्तर मीमांसा में, जो सत्ता और तत्व को अपनी अपनी तरह से परिभाषित करते हैं। तो हम करते हैं माधवाचार्य की बात। तो माधवाचार्य ने द्वैतवादी वेदांत की हम बात करें तो ये इनका सिद्धांत था द्वैतवाद। और इन्होंने श्री संप्रदाय की रचना की, सॉरी, ब्रह्म संप्रदाय की रचना की। शंकराचार्य आता है इनका अद्वैतवाद। ये यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आया हुआ है। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि हाँ, द्वैतवाद का प्रणेता कौन थे? शंकराचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य अद्वैतवाद के। शंकराचार्य ने स्थापना की स्मृति संप्रदाय की। स्मृति संप्रदाय की रचना की। बात करें हम रामानुजाचार्य की, तो इन्होंने रचना की विशिष्ट द्वैतवादी, विशिष्ट द्वैतवाद। और इन्होंने रचना की श्री संप्रदाय की। बात करते हैं आगे निम्बकाचार्य, इन्होंने द्वैतवाद की। और द्वैतद्वैत, और इन्होंने किस संप्रदाय की सचक, सचक संप्रदाय की रचना की। बात करते हैं हम वल्लभाचार्य की, तो वल्लभाचार्य ने दिया शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य ने दिया शुद्धाद्वैतवाद। और वल्लभाचार्य ने जो स्थापना की वो थी रुद्र संप्रदाय। रुद्र पब्लिक पुष्टि संप्रदाय की रचना की। अब बात करते हैं हम चैतन्य महाप्रभु। इन्होंने रचना की अचिंत्य भेदवाद। अचिंत्य भेद भेदवाद। तो इन्होंने रचना की गौड़ीय संप्रदाय की, मध्य गौड़ीय संप्रदाय की। मध्य गौड़ीय संप्रदाय की रचना की। ये आ गया, हो गया आपका
धार्मिक दर्शन। आगे हम बात करें इसमें तो कला स्थापत्य की बात है, जो यहाँ से क्वेश्चन प्री में तो नहीं पूछा जाता है, जैसे नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली कला स्थापत्य का पार्ट है। हम इसको आगे आर्ट एंड कल्चर में कवर करेंगे, और प्री में इसमें क्वेश्चन नहीं पूछता, मेंस में ही डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब हम बात करते हैं इसके बाद संघर्ष का युग, या भारत पर बाह्य आक्रमण भी इसी टाइम पे हुआ। बाह्य आक्रमण की हम बात करें तो बाह्य आक्रमण 3 लोगों ने भारत पर आक्रमण किया। पहला अरब आक्रमण। कहाँ हुआ था ये इस क्षेत्र में आक्रमण इन लोगों ने किया, सिंध पर। किसने किया? इराक का शासक हज्जाज, और हज्जाज को जो सेनापति था उसने। बात करें उसके बाद मोहम्मद गजनबी का आक्रमण। महमूद गजनबी का आक्रमण, इसने भी आक्रमण किया 1001 से 1025 के बीच। ये अब अंदर तक आए, और इसने 17-18 बार हमला किया। और इसके बाद बात करते हैं हम मोहम्मद गोरी का आक्रमण। मोहम्मद गोरी का आक्रमण, और मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया 1175 से 1206 के मध्य। तो हम बात करते हैं सिंध पर। आज के जो अरब इलाके में इस समय ही जो मोहम्मद साहब, जो मुस्लिम धर्म मोहम्मद साहब को मानते हैं, वो उसी समय का धर्म है। और जो ठीक है, देखते हैं आज के अरब इलाके में मोहम्मद साहब ने 570 से 632 में एक नए धर्म की स्थापना की, जिसे इस्लाम धर्म कहा जाता है। इस नए धर्म में बैनर तले लोगों के इकट्ठा होने की जो राष्ट्रीय चेतना थी वो पाई जाती थी। कालक्रम में इस्लाम का जो प्रचार प्रसार है वो एशिया, अफ्रीका, यूरोप में होता गया। इस साम्राज्य को अरब साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। भारत पर जो आक्रमण किया था मोहम्मद कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने, कौन था ये? इराक का शासक हज्जाज। इसने इराक का शासक जो हज्जाज था, उसका जो सैन्य कमांडर था मोहम्मद बिन कासिम, इसने भारत पर आक्रमण किया। और इस आक्रमण का कारण था देवल बंदरगाह पर इनके जहाज़ों को लूटा जाना। उसी के बदले में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, और इसने पूरे देवल की बात करें, फिर मुल्तान की बात करें और सिंध की बात करें, इसने सभी को जीत लिया मोहम्मद बिन कासिम ने। हालांकि इसको 1 साल बाद बुला लिया गया, और बुला करके इसको मार दिया गया। राजनीति पे हम बात करें तो राजनीति पे कोई विशेष प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो आर्थिक प्रभाव भी ऐसा प्रभाव नहीं दिखाई देता, लेकिन अब ये सूचना मिलती है कि भारत का जो पश्चिमी तट था उस पर अरब के जो व्यापारी थे वो बसना स्टार्ट हो गए थे। दोनों देशों के बीच संबंध स्थापित हुए। अरबी लोगों ने जो सिंध के क्षेत्र में खजूर की खेती उस टाइम पर नहीं होती थी, तो खजूर की खेती को बढ़ावा दिया। मुस्लिम समाज को और मुस्लिम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने पश्चिमी तट पर मस्जिद भी बनाई। सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें तो भारतीय जो संस्कृत है, चिकित्सा या गणित है, अरबों के माध्यम से ही यूरोप पहुंचा था। ये हो गया आपका इराक का शासक का। और बात करते हैं हम महमूद गजनवी का आक्रमण। तो महमूद गजनवी कहाँ का शासक था?
ये था। अफगानिस्तान का ऊपर का हिस्सा जिसको गजनवी प्रदेश कहते हैं, वहाँ का ही था। वह अपने प्रदेश में बड़ा राज्य स्थापित करना चाहता था, और संसाधन जुटाने के लिए इसने भारत पर कई हमले किए, जो 17-18 हमलों की जानकारी मिलती है। हम कुछ हमले देख लेते हैं। पहला, 1001 में इसने पेशावर पर हमला किया, और पेशावर का जो शासक था उस टाइम पे, शासक था इस टाइम जयपाल। बात करें फिर 1004 में इसने हमला किया। कहाँ किया? भटिंडा। लेकिन इसका हमें शासक ज्ञात नहीं है। फिर 1008 में इसने कहाँ किया? मुल्तान पर आक्रमण किया, और इसके जो शासक थे वो थे फतेह दाऊद। फतेह दाऊद। बात करें आगे, फिर इसने 1009 में आक्रमण किया। यहाँ हिंद, वे हिंद पर। और वे हिंद पे जो शासन करने वाला था वो था आनंद पाल। 1018 में सब आक्रमण किया, और इस टाइम पे कहाँ किया? कन्नौज और मथुरा को इसने लूटा। और यहाँ का जो शासक था वो था राजपाल। फिर 1025 में इसने हमला किया, और 1025 में गुजरात पर। गुजरात यानी गुजरात में कौन सा? सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर से ये हजार हीरे जवाहरात और ले गया, और मूर्ति वूर्ति तोड़ गया था सोमनाथ के मंदिर पर। इसने आक्रमण किया, और यहाँ का जो शासक था उस समय वो था भीम फर्स्ट। यह एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। बात करें मोहम्मद जो गजनवी था, एक ज्ञानप्रिय व्यक्ति था। उसके साथ कुछ विद्वान भी भारत आए, जैसे अल बरूनी। अल बरूनी की कुछ किताबों का नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे किताब ए हिंद। किताब ए हिंद। दूसरा है तारीख ए हिंद। अल बरूनी के बाद हम बात करें तो एक लेखक है फिरदौसी। फिरदौसी की किताब की बात करें तो इन्होंने लिखा शाहनामा। एक है उतबी। उतबी की हम बात करें तो इन्होंने लिखी तारीख ए यामनी। ठीक है। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण की हम बात करें तो बस इसका जो मेन मकसद था धन संपदा को लूटना ही प्रधान कारण था। मोहम्मद अपने जो युद्ध थे इनकी वजह से सिर्फ अपने एरिया में, क्षेत्र में प्रसिद्धि पाना चाहता था, और तीसरा ये इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहता था। बात करते हैं मोहम्मद गोरी का आक्रमण। इन्होंने मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया 1175 से 1206, और यहीं से ही नींव पड़ती है दिल्ली सल्तनत की। तो गजनवी जो महमूद गजनवी के जो हमले थे, महमूद गजनवी के हमलों के लगभग 150 वर्षों के अंदर ही एक बार पुनः गौड़ प्रदेश अफगानिस्तान के शासक जो मोहम्मद गोरी थे ने भारत पर आक्रमण किया। इस हमले का स्वरूप पूर्व के हमलों से अलग था, क्योंकि जो पीछे जो हमले होते थे उन हमलों में युद्ध धन संपदा लूट कर वापस चले जाते थे, लेकिन अब इन्होंने धन संपदा लूटने के बजाय इन क्षेत्रों को पर नियंत्रण स्थापित किया और उन पर शासन करना शुरू कर दिया था। तो और यही आगे चल करके दिल्ली सल्तनत बन गई थी। तो देखते हैं इस मोहम्मद गोरी के प्रमुख अभियान। तो इसने पहले 1175 से 80 के बीच में मोहम्मद गोरी ने 1175 से 80 के बीच गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन यहाँ पर भीम सेकंड का फिर शासन आ गया था। भीम
सेकंड और भीम सेकंड ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। बात करते हैं फिर 1180 से 90, वही बेहिंद, तो इसने आक्रमण किया। उसके बाद हम बात करते हैं इसके आक्रमण की, तो तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध, और चंदावर का युद्ध, इसी समय हुए थे। तो तराइन का युद्ध की बात करें तो तराइन का युद्ध किस किस की थी? मोहम्मद गोरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान। थर्ड के बीच हुआ, इसमें मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान विजित हुआ और मोहम्मद गोरी हार गया। बात करें दूसरा भी, इन दोनों के ही बीच हुआ, आमना सामना हुआ, तो इसमें मोहम्मद गोरी जीत गया और ये हार गया। तीसरा चंदावर का युद्ध, ये हुआ मोहम्मद गोरी वर्सेज जयचंद गहरवाल। जयचंद गहरवाल के मध्य हुआ, उसने जयचंद की, इसमें भी जयचंद की हार हुई और मोहम्मद गोरी जीत गया। अब बात करते हैं भाई, इसने 1206 तक आते आते, ये तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था आपको पता होना चाहिए, तो ये हुआ 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, और तराइन ये चंदावर का जो युद्ध है ये हुआ 1194 में। अब बात करते हैं, ये यहाँ तक 1206 तक आते आते इसने उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्र जीत लिए थे और अपने विजय का जश्न मनाने के लिए अफगानिस्तान वापस लौट रहा था, लेकिन रास्ते में ही एक खोखर जाटों का एक काफिला पड़ता था। उन्होंने रास्ते में ही रोक कर इसकी हत्या कर दी, और जो इसके जो सैन्य कमांडर थे वो वापस नहीं गए, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका सैन्य कमांडर था, इसे नहीं आगे राज्य की भागदौड़ संभाली। बात करते हैं इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और कमेंट करो कि आपको बेहतर से बेहतर वीडियो किस कंटेंट पे और किस सब्जेक्ट पे बना के दे। थैंक यू।